नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कुमार सौरभ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कोडरमा के सदर अस्पताल में ये डॉक्टर के पोस्ट पर थे। अभी हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी खुद अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका कुछ बात है जो अभी हम दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे और जो भी बात है आप उस पर गौर फरमाइएगा और इस बात को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। आप शुरुआत से बताइए क्या मामला है। मैं डॉक्टर कुमार सौरभ, जय सिया राम। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने एक बात कहा कि टर्मिनेट, मुझे अभी सस्पेंड वगैरह कुछ नहीं, मुझे डायरेक्ट टर्मिनेट किया गया है। अब टर्मिनेट करने का रीज़न, टर्मिनेट के साथ FIR भी है मेरे ऊपर 5 महीने से। अब टर्मिनेट क्यों किया गया, इसका एक रीज़न है, क्योंकि सदर हॉस्पिटल कोडरमा में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अब स्कैम मुझे लगा कि पहले जिले स्तर पे है, जब मैं इसमें 5 महीने से लगा हुआ हूँ, इस पे आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मुझे ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार से मिली हुई पूरी की पूरी लिंक मिलता है। यानी कि एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर ये सारा लूट मचा हुआ है पूरे राज्य में। यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर तक पैसे जाते हैं। अगर मैं सदर की बात करूं, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की पहले बात करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में है, तो मेरे यहाँ अगर सिविल सर्जन आता है तो उसका जो मुझे पता चला है वो 20 से 25 लाख 30 लाख दे करके आते हैं। ऐसा हर विभाग में होता है, चाहे वो शिक्षा हो, प्रशासनिक जो भी विभाग है वहाँ ये काम हो रहा है। अब अगर वहाँ पे 25 लाख दे करके वो सिविल सर्जन आया है मेरे पास, और जो DS वो 20 से 22 लाख के करीब दे करके आता है, तो वो अगर पैसे दे के आए हैं तो आपको क्या लगता है कि वो हमें सुविधा पैसे के अकॉर्डिंग देंगे? यानी वो हमसे सरकारी डिपार्टमेंट में भी पैसा लूटेंगे, तब हमारी बात सुनेंगे। आप कहीं पे भी FIR करने जाइए तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही है। आपको पहले देना पड़ेगा तब आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये पब्लिक सेवा कैसे हो सकती है? तो वही क्वेश्चन मेरा शिक्षा स्वास्थ्य से है। अब स्वास्थ्य की मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करता हूँ। जिस सरकारी हॉस्पिटल में सारी चीज़ें सुविधाएं ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ पे बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड को हमेशा यूज क्यों किया जाता है? अगर आप बीमार पड़ती हैं 2 मिनट के लिए, तो आपको वीकनेस है तो आपको तुरंत एडमिट करके एक सलाइन लगाया जाएगा, फ़ोटो क्लिक किया जाएगा और आपको एडमिट करके शो कर दिया जाएगा, आयुष्मान का बिल बन जाएगा। ये सरकारी हॉस्पिटल में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट करे तो मैं मान लूँ कि उसको वहाँ से पैसा बनाना है, सरकारी में क्यों पैसा बनाना है? वो जो 5 लाख रुपए मोदी जी ने दिया है, मुझे जहाँ तक लगता है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत है, जिसमें कि कोई गंभीर बीमारी हो, कोई गंभीर चीज़ हो जिसमें कुछ बड़े पैसे की चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तब उसको यूज करना है। अगर कोई सर्जरी सदर में ही हो रही है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रही है, जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है तब वो पैसा हम यूज करेंगे, ना कि सलाइन, इंजेक्शंस, रेबीज। यानी सरकारी में रेबीज का टीका तो फ्री ऐसे ही मिलता है, तो उसको आयुष्मान के अंतर्गत क्यों डालना है? मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो पैसा हो रहा है उस पैसे में बंदरबाट हो रही है, यानी सारा पैसा ऊपर तक ट्रांसफ़र किया जाता है। अब मैं अपनी बात आता हूँ। मैं जब ड्यूटी कर रहा था, 17 जनवरी आई थिंक फ्राइडे का इवनिंग ड्यूटी थी, उस दिन मैंने पेशेंट रेफ़र किया वो रिम्स के लिए। पेशेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल से फिर एक एम्बुलेंस मंगा करके वो प्राइवेट चला गया, मेदांता हॉस्पिटल या कहीं पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। आपने रिम्स लिखा था लेकिन वो चला गया, ठीक है। तो विदिन 5 मिनट्स मुझे एक क्यूरेस्टा हॉस्पिटल से कॉल आता है, वो कहते हैं कि आपको तो भेजना था क्यूरेस्टा, आपने मेदांता कैसे भेज दिया? इस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं, मैंने बहुत जगह दिया हुआ है कि उसमें मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं रिम्स रेफ़र करूँगा, जब भी करूँगा रिम्स। अगर कहीं किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में रेफ़र कराना है तो आप मुझे उस हॉस्पिटल के नाम का लेटर दे दीजिए, मैं भेज दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात से लोग मेरे से खफा थे। ये जो एपिसोड हुआ जिसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें रिकॉर्डिंग में है कि CSB उस लाइन में हैं, वो सुन रहे हैं उस चीज़ को, मैंने क्योंकि पेपर मांगा था। तो इस चीज़ को लेकर के पूरा सदर प्रशासन और जिला प्रशासन मेरे से नाराज़ चल रहा था। मेरे काम को वो भूल गए। मुझे हेमंत सोरेन की सरकार ने खुद सम्मानित किया आयुष्मान में सर्वोच्च कार्य करने के लिए। जिले से मैं अकेला एक गया था वहाँ पर, सदर हॉस्पिटल से एकमात्र डॉक्टर था जिसको पुरस्कृत किया गया 6 महीने पहले, उस चीज़ होने से 6 महीने पहले। उसके बाद मैं जब अयोध्या जाता हूँ रामलला की सेवा करने के लिए, वहाँ पे मौका मिला था कि 3 दिन जा कर के झारखंड से लोग जाएंगे, तो मैं जैसे ही वहाँ गया छुट्टी मांगा, मुझे छुट्टी देने से मना कर दिया। बाकी कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई बिना कराए हुए छुट्टी ले रहा है, उनको कोई रोक टोक नहीं।
मुझे रोक टोक, मैंने एक एप्लीकेशन लिखा CSDS और आयुष्मान को दे दिया कि भैया मैं जा रहा हूँ, इसमें जो करना है आप कीजिए। तो मैं जब गया वहाँ पे 3 तारीख को मुझे वो बोलते हैं कि आपने छुट्टी मंजूर नहीं कराई। तो मैंने कहा जब मैं एप्लीकेशन आपको दे के गया हूँ तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए था। जब मैं छुट्टी में चला गया हूँ तो आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? जैसे ही मैं सदर वापस आता हूँ, 5 फरवरी को ज्वाइन करता हूँ, मेरे नाम का एक ट्रांसफ़र लेटर रेडी रहता है सतगावा के लिए। सतगावा काफ़ी दूर है, बट मुझे ये पता है कि मैं अगर सदर में मेरी ज्वाइनिंग हुई है आयुष्मान के तहत तो मेरा ट्रांसफ़र ये लोग नहीं कर सकते। ये नियम है कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये बात मुझे पता थी। और मेरे पास सारे साक्ष्य पहले से भी मौजूद थे जो इन्होंने 2 साल मुझे परेशान किया था। तो उसी में गुस्से में आकर के मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें जिला प्रशासन भी लिप्त हो गया, सदर के DS CS सब आ गए। उससे ये लोग और नाराज़ हो गए, इनको उसी समय रद्द करना पड़ा जो ऑर्डर निकाला। यानी अगर आप सही हैं तो रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी कागज है, आप क्यों रद्द कीजिएगा भैया, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, यही होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने रद्द किया, यानी कि बता रहे हैं कि गलत किया था। फिर उसके बाद ये आड़ में थे कि कुछ इसको मिल जाए, मेरे कार्यशैली में तो कुछ मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, एक झूठा आरोप लगाया मेरे पे, कोल्ड ड्रिंक के नाम पे दारू बना करके मुझे, नहीं पीने का, ऑफिस पीने का, बेचने का नहीं। तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था अपने टीम के लोगों के साथ सदर हॉस्पिटल में, तो इन लोगों ने दारू पार्टी बना करके उसको मीडिया में पहले चला दिया। कोई बात नहीं, मीडिया में चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे टर्मिनेट कर रहे हैं, 10 तारीख को इन्होंने टर्मिनेट करके FIR भी किया। अब अगर सरकारी व्यवस्था में किसी को टर्मिनेट या सस्पेंड किया जाता है तो आप जानती हैं कि एक स्पष्टीकरण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिना जांच के निकाल दिया, यानी कोई जांच नहीं, मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद मैं अपने विधायक के पास गया, मैं हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी के पास गया, 3 बार उन्होंने बोला, लेकिन कोई मदद क्यों करेगा? सारा धोखा जो है, पेटी है, इनके घर तक पहुंच रहा है, यानी लिप्त पूरी हेमंत सोरेन सरकार है। 3 बार अगर हेल्थ मिनिस्टर किसी को बोल दे कि इसकी नौकरी वापस दे दो, उसके बाद भी नहीं दे रहा है, मतलब कि वो पैसा ले रहा है। यानी बन्ना गुप्ता जी तक ये पैसा पहुंच रहा है, वो कैसे मुझे नौकरी वापस देंगे? तो आज मुझे कहीं ना कहीं जान से मारने तक की धमकी है, क्योंकि अब मैंने एक निर्णय ले लिया। उसके बाद 2 महीने में सबके पास गया, किसी ने मदद नहीं की, DC तक ने मदद नहीं की, वो सारे मिल करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरा क्लिनिक हॉस्पिटल तक बंद करवाने में लगे हुए हैं। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही थी कि कौन मदद करेगा। तो जब से मैंने हंसते खेलते बोल दिया कि अब विधानसभा लड़ लिया जाए, तो ये सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं। कल के कुछ एपिसोड के कारण पूरा का पूरा जो कुनबा है MLA का, वो मुझे गाली गलौज कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। मारने की धमकी आपको कौन दे रहा है? ये फेसबुक पे सारी चीजें हैं। कुछ अज्ञात लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि सदर में अगर ये घुसता है वापस तो इसके हाथ पैर तोड़ देने हैं। और इसको बोला भी था, मेरे सिविल सर्जन ने बोला था कि इसको मनीष कश्यप बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, यानी जो सच बोल रहा है वो क्या बनना है, मनीष कश्यप। तो एक बात क्लियर है कि अगर आप सच बोलते हैं तो क्या बनते हैं, मनीष कश्यप बनते हैं। तो अच्छी बात है ना, अगर ये तमगा मुझे दे रहा है तो सही बात है। फिर उसी सिविल सर्जन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मानसिक रोगी बताया है, कहा कि हाँ मैं मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ, मैं आपके साथ इतनी देर से हूँ, बातें कर, अगर आपको लगता है कि मानसिक रोगी हूँ तो मुझे काके ज्यादा दूर नहीं है, भेज देना चाहिए। यानी कि हर जगह बंदरबाट है, पूरा का पूरा झारखंड एक तरह से इस घोटाले में लिप्त है। इतनी अच्छी योजना अगर आती है केंद्रीय सरकार से, उसका पहल होना चाहिए लोगों की इलाज करने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए, लेकिन उसको कहाँ यूज किया जा रहा है, आपस में पेट भरने के लिए। यानी एक चीज और क्लियर है, जिसमें मनीष भाई भी बोलते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पक्ष विपक्ष लड़ता है और रात में सब एक होते हैं। जिस जिले में मैं हूँ वहाँ हेमंत की सरकार है, यानी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। मैं नीरा यादव जो हमारी MLA उनके पास जाता हूँ तो उनको तो मेरा साथ देना चाहिए था, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? यानी वो जो आदमी जिसकी व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रहा हूँ वो उनके सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं इनके तार उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्लियर है। और जब से मैंने ये बात की है उनको लग रहा है ये तो विधायक बनने वाला है। अब हमारी दिक्कत है क्योंकि आजकल मैं कहीं ना कहीं दौड़ ही रहा हूँ, कभी हजारीबाग आ रहा हूँ, कभी रांची जा रहा हूँ, हर जगह मैं मेहनत कर रहा हूँ कि PMO तक एक लेटर मैंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है
पीएमओ को मैंने एक लेटर दिया, उस लेटर की एकदम बात करूं तो बहुत आप लोग हंसेंगे कि अगर किसी अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी की जांच होती है, अगर उसके ऊपर मैंने आरोप लगाया तो उसकी जांच कौन करेगा? उसके ऊपर का आदमी करेगा या नीचे का? ऊपर का करेगा। अब इसमें जांच वहां के नीचे के अधिकारी करें। जिस सिविल सर्जन और डीएस के ऊपर आरोप लगाया उसके नीचे के अधिकारी उसके फेवर में बनाएंगे या मेरे फेवर में बनाएंगे? तो पीएमओ का मुझे समझ में नहीं आता कि उनका निर्णय सही है या गलत। इसकी जांच राज्य स्तर पे होनी चाहिए थी, जिसमें सेंट्रल टीम गठित होनी चाहिए थी, उसमें नॉन मेडिको होने चाहिए। ये तो एक स्कैम का घोटाला है ना, इसमें डॉक्टरों का क्या लेना देना है? यानी कोई भी डॉक्टर इस जांच में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो डॉक्टर इन्वॉल्व होगा वो कहीं ना कहीं सिविल सर्जन और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट रंजीत कुमार और अनिल कुमार का फेवर करेगा। आप सोचिए, उनके फेवर में अगर पीएमओ जांच करा रही है और उसमें लिखा हुए पर निष्पादन का 50 मैसेज आया कि आपका निष्पादन करिए, और मुझे ही दोषी दे दिया उसमें कि आपका व्यवहार सही नहीं था, आप मीडिया में जा रहे हैं इसलिए आपको निकाला गया है। आप सोचिए, जिसकी जांच होनी चाहिए थी अच्छे से, वो जांच 2 मिनट में निपटा के दे दिया गया है। तो अगर हमारी बात पीएमओ भी नहीं सुन रही है, जिनको हमने वोट दिया है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, हमारे जैसे अंधभक्त नहीं है। आज अगर इस जगह पे खड़े हैं और खुल के आपसे बोल रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं उस चीज की एक ताकत है हमारे पास कि आज हम खुल के बोल पा रहे हैं। नहीं तो कहाँ बोल पाते थे पहले? आज से 10 साल पहले आप बोल के देख लीजिए, जिस तरह से आप मीडिया चैनल खोल के बैठे हैं, आप लोग आ रहे हैं, ऐसा पहले था नहीं था। आज फ्रीडम मिली है तो हम बोल भी पा रहे हैं और आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उस फ्रीडम को मैं चाहता हूँ कि जनता तक जाए, जनता जागरूक हो। इसमें मुझे क्लियर है कि मुझे क्या परेशान कर सकते हैं। मैं कहीं भी बैठूंगा, मंदिर में बैठूंगा, यहाँ पे एक टेबल लगाऊंगा, 50 रुपए फीस दूंगा, बहुत कमा लूंगा। यानी मुझे रोजी रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मैं उसके लिए लड़ाई कर रहा हूँ। अगर कोई डॉक्टर है जिसकी नौकरी ही उसकी रोजी रोटी है, यानी कोई परमानेंट डॉक्टर होता, उसकी नौकरी ही रोजी रोटी होती और उसके साथ ये कर दिया गया होता, उसका परिवार नष्ट हो जाता, हो सकता है डिप्रेशन में चला जाता, हो सकता है सुसाइड कर लेता। आज मुझे पागल बोल रहे हैं, उसको तो पागल साबित कर देते हैं ये लोग। कितने लोग आप जान रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में, स्कूल क्षेत्र में, सब परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं डेली। मेरा मानसिक संतुलन इतना स्ट्रांग है, मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा। डरना तो उसको है जिन्होंने ये काम किए हैं गलत। तो आज मेरी लड़ाई उन सारे युवाओं के लिए है जिनको कार्य क्षेत्र में प्रताड़ित किया जाता है, जिनके साथ गलत होता है। मैं कुछ गंभीर आरोप भी लगाना चाहता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट कई जगह तो महिलाएं भी सेफ नहीं है, लेकिन वो आके बोल नहीं पाती हैं। मुझसे पूछेंगे सबूत तो क्या दे पाऊंगा? यानी मैं उसमें कुछ आवाज भी नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन ऐसा है। मैं चाहूंगा कि अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है गलत तो आज आप आवाज उठाइए। आज 2024 में आवाज नहीं उठाइएगा तो लालू जी की सरकार जब 96 में थी उस समय वो आवाज उठाते। कहीं ना कहीं आज आपको फ्रीडम मिली है तो आप आवाज उठाइए। हम सारे मीडिया कर्मियों से आग्रह करते हैं कि इन सारी चीजों को आप लाइए, धरातल पे नहीं रहने देना है, इनको लाना है, लोगों के बीच लाना है। ये तो स्वास्थ्य की थी, शिक्षा विभाग, मेरी माता जी को 1.5 साल से परेशान, क्योंकि अच्छा काम करने वाले को तंग किया जाता है। मध्यांतरण भोजन में वो लूट नहीं करती हैं, न करने देती हैं अध्यक्ष को। तो आज 1.5 साल से उनको डेपुटेशन कर दिया है। डेपुटेशन 1.5 साल का होता है, कहीं 6 महीने का होता है। और जिस महिला का अगर 1.5 साल 2 साल का कार्यभार बचा हुआ हो उस पर डेपुटेशन और ट्रांसफर नहीं होता है। यानी प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जान करके उसको भी तंग किया। यानी एक डिपार्टमेंट त्रस्त नहीं है। आप मुझे टाइम दोगे तो मैं शिक्षा डिपार्टमेंट पे भी 10 घंटे बोल सकता हूँ। इतना बड़ा बंदर बाट हो रहा है कंप्यूटर बेचने के, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन जितने शिक्षा विभाग में हो, वहाँ अगर बात की जाए सिर्फ एक एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर का, उसमें करोड़ों का घोटाला है। एंटीवायरस यानी उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का एक करोड़ों का घोटाला है। तो पूरा सेटअप का कितना घोटाला होगा? ये हर कार्य क्षेत्र में है, जहां भी जाते हैं। मैं कोडरमा से हूँ, रोजगार के नाम पे हम सुनते हैं जिस कोडरमा को अबरक नगरी बोला जाता था, जहां से आज भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलता है झारखंड सरकार को, उस कोडरमा में रोजगार नहीं है। जिस ब्लू स्टोन पत्थर की हम बात करते हैं उस पे सब रोक लगा हुआ है।
आप सोचिए रोजगार नहीं है, लोग आएंगे नहीं तो मेरे पास इलाज कैसे कराएंगे? मैं मान लीजिए फीस फ्री में देख लूंगा, दवाई कहाँ से दे पाऊंगा? रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है मेरे जिले का, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस समय भी नहीं हो पाता है। अभी हेमंत जी की सरकार है तो नहीं हो पा रहा है, जेल भी रह के आए हैं। उसके बाद हमारा विधायक वहाँ पे इसलिए काम नहीं करता है कि हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम क्यों आवाज उठाएं? यानी जब सरकार रहती है तो काम नहीं करते हैं, जब सरकार नहीं रहती बोलते ये हमारा काम नहीं है। तो जिस जनता ने, कोडरमा की जनता ने वहाँ के विधायक को बनाया है, उस विधायक का कार्य दायित्व नहीं बनता है कि वहाँ की जनता का रोजगार देखे। अब जब चुनाव आया तो सब जगह घूम रही है। जब मैं जनता के बीच में जाके बात कर रहा हूँ, जिनको लगता है चुनाव लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। जब आप काम नहीं करेंगे तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि इस बार सफाई अभियान किया जाए। तो सारे मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि सारे लोग इस आवाज को प्रखर करें। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, अभी आपने अमन भाई को सुना यहाँ पे, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो या अपनी बात हो, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए लोगों को। मेरे जैसे करोड़ों युवा हैं लेकिन उनको आवाज नहीं मिल पा रही है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इस व्यवस्था को लेकर के, इस व्यथा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप दर्शक होने के नाते आप स्वास्थ्य विभाग में ये चल रहा है, इस प्रोसेस को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? ये सारी चीजों को हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।